नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में डेंगू के बाद अब डेल्टा प्लस की दस्तक ने बढ़ाई नागपुर वासियों की चिंता। मंगलवारी और हनुमान नगर जोन में मिले डेल्टा प्लस के संक्रमित। कपिल नगर क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारा, चाकू से वार कर पत्थर से कुचलने की घटना। और वंदे मातरम उद्यान के लिए रक्षा मंत्री से टैंक और विमान की मांग। महापौर दयाशंकर तिवारी ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। धंतोली जोन के अपार्टमेंट के 2 मंगलवारी व हनुमान नगर जोन की बस्ती में एक मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले हैं। वहीं नागपुर में भर्ती चंद्रपुर जिले के एक मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट को खतरनाक करार दिया गया है। इस वजह से नागपुर वासियों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। नागपुर में मंगलवारी में और हनुमान नगर में डेल्टा प्लस ने आखिरकार दस्तक दे ही दी। कुल 5 संक्रमित मिले और अब विदर्भ में मरीजों की संख्या 21 डेल्टा प्लस के मरीज की हो गई है। ये जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई है, जिससे नागपुर सहित पूरे विदर्भ की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी लहर के पीक पीरियड में जांचे गए 200 से अधिक नमूनों में डेल्टा वेरिएंट ही मिला था, लेकिन जुलाई महीने में नागपुर जिले में संक्रमण जब कम होने लगा तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने से चिंता बढ़ने लगी। मनपा के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर बता चुके हैं कि प्राथमिक तौर पर मरीजों से संक्रमण ज्यादा नहीं फैलने की पुष्टि हुई है। फिर भी सावधानी बरतते हुए परिजनों, रिश्तेदारों व संपर्क में आए लोगों में अगर लक्षण दिख रहा है तो उनके नमूने की जांच की जाए। कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से फैलने का निष्कर्ष प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकाला गया। बाद जब डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले तो राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी। तीसरी लहर की आशंका भी इस वेरिएंट को देखते हुए जताई जा रही है। इसी वजह से वेरिएंट को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के 21 संक्रमित विदर्भ में मिले हैं। जुलाई महीने में जांच के लिए भेजे गए नमूनों के परिणाम सोमवार को जारी हुए। उसके बाद ही नागपुर में 5 सहित विदर्भ के गढ़चिरौली, अमरावती में 6, यवतमाल में 3 और भंडारा जिले में 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया। खास बात यह है कि महीने भर से अधिक समय होने की वजह से सभी मरीजों के स्वस्थ होने की जानकारी सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सोमवार को डेल्टा प्लस के 27 नए रोगियों की घोषणा की गई। इसमें विदर्भ के 21 और नगर के 4, नासिक के 2 मरीजों का समावेश था। अब तक डेल्टा प्लस के कुल 103 मरीज हो चुके हैं। कपिल नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि दोस्त ने ही उस पर चाकू और पत्थर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक गुरुतेग बहादुर नगर निवासी अमनदीप सिंह उर्फ पाजी गुलदीप सिंह राजपूत बताया गया। इस घटना से परिसर में दहशत फैल गई। वहीं दूसरी ओर हत्या की वारदातों से लोगों में भय का माहौल भी बनता नजर आ रहा है। स्थिति ये बन गई है कि नागपुर में कुछ दिनों बाद हत्याएं हो रही है। पुलिस के अनुसार कुलदीप का दोस्त संयम बागड़े कपिल नगर थाना अंतर्गत म्हाड़ा कॉलोनी की गली क्रमांक 18 में रहता है। वह अक्सर संयम से मिलने परिसर में जाता है। मंगलवार की रात 10 बजे के दौरान भी वह संयम से मिलने गया था। इसी दौरान उसका संयम से विवाद हो गया। संयम ने कुलदीप को मारना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। कुलदीप वहीं गिर गया। इसके बाद संयम ने उसके सिर पर पत्थर से वार कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी नीलोत्पल और कपिल नगर थाने के इंस्पेक्टर अमूल देशमुख अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात तक हत्या की वजह पता नहीं चल पाई थी। नीलोत्पल ने बताया कि प्राथमिक जांच में संयम और कुलदीप के एक ही वाहन पर परिसर में दाखिल होने की जानकारी है। हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। घटना के बाद पुलिस ने परिसर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, साथ ही रात के वक्त गश्त लगाकर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महापौर दयाशंकर तिवारी से मुलाकात की। महापौर ने रक्षा मंत्री को बताया कि नागपुर मनपा की ओर से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के मौके पर एम्प्रेस मिल परिसर में 1 लाख वर्ग फुट जगह पर वंदे मातरम उद्यान बनाया जा रहा है। इस उद्यान को युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, शौर्य पदक प्राप्त सैनिक, पूर्व सैनिक, वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री सिंह ने महापौर की संकल्पना की प्रशंसा की।
इस मौके पर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, पूर्व सांसद अजय संचेती आदि उपस्थित थे। महापौर ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। महापौर ने रक्षा मंत्री से ज्ञापन में मांग की कि उद्यापन के लिए सेना के T-72 टैंक, वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान MiG-23-27 तोप के अलावा 2 DPSLR 7.2 मिलीमीटर की मांग भी उन्होंने की। वंदे मातरम उद्यान को युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, शौर्य पदक प्राप्त सैनिक, पूर्व सैनिक, वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को समर्पित किया जाएगा, जो शहर की एक पहचान भी बनेगा। पिछले 17 महीनों से कोरोना ने लोगों को हलाकान कर रखा है। हालांकि कुछ दिनों से कोरोना से राहत मिली है, लेकिन अब डेंगू का डंक कहर बरपा रहा है। ग्रामीण की तुलना में सिटी में अधिक मरीज मिल रहे हैं। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा उपाय योजना मामले में गंभीरता तक नहीं बरती जा रही है। जनवरी से लेकर अब तक जिले के 1065 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। इनमें से 6 लोगों की मौत सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। बारिश के सीजन में हर वर्ष डेंगू आतंक मचाता है। पूर्वी विदर्भ में सबसे प्रभावित जिलों में नागपुर का ही समावेश है। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा उपाय योजना के नाम पर केवल जन जागृति के अलावा कुछ खास नहीं किया जाता। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2021 से लेकर 21 अगस्त तक सिटी में 565 डेंगू मरीज मिले। इनमें से 3 मरीजों की मौत हो गई, जबकि ग्रामीण में 500 मरीज मिले। यहाँ भी 3 मरीजों की मौत दर्ज है। इस तरह जिले में 8 महीने के भीतर 1065 लोगों को डेंगू के डंक ने घायल किया। पूर्व विदर्भ में ही सबसे अधिक मरीज मिलते हैं। इससे पहले चंद्रपुर और गढ़चिरौली में अधिक मरीज मिलते थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों को देखें तो नागपुर को छोड़कर अन्य जिलों में कम मरीज मिले हैं। वर्धा जिले में 196 मरीज मिले, जिनसे 1 मरीज की मौत हो गई। इसी तरह चंद्रपुर जिले में 274 मरीज मिले, जबकि 1 की मौत हुई। भंडारा जिले में 23 मरीज, 1 की मौत। गढ़चिरौली में 22 और गोंदिया में 90 मरीज मिले। डेंगू नोटिफाइड बीमारी में शामिल है। सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, सभी को मरीजों की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य है, लेकिन केवल उन्हीं मरीजों की जानकारी दी जाती है जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, जबकि घर पर ट्रीटमेंट करने वालों का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। इसी दृष्टि से देखा जाए तो मरीजों की संख्या दोगुनी हो सकती है। त्योहारी सीजन और छुट्टी के महीने अगस्त ने एसटी को संजीवनी देने का काम किया है। लगातार घाटे में चल रही एसटी बसों को इस महीने काफी राहत मिली है। यात्रियों की संख्या पहले जैसे होने लगी है। इसके अलावा त्योहारों पर एसटी मैनेजमेंट ने हर रूट पर 5 से 10 बस बढ़ाई है। यात्री बढ़ने से एसटी बस स्टैंड को रोजाना अब 8 लाख के आसपास कमाई हो रही है। ये कमाई इस महीने बढ़ी है, जबकि 2 महीने पहले एसटी बामुश्किल रोजाना 4 लाख रुपए ही कमा पा रही थी। एसटी बस स्टैंड को रोजाना 10 लाख का टारगेट मैनेजमेंट की ओर से मिला है, लेकिन अभी बस स्टैंड की कमाई 8 लाख ही पहुंच पा रही है। एसटी बस स्टैंड की कमाई टारगेट से अभी भी 2 लाख रुपए पीछे चल रही है, पर मैनेजमेंट ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में हम ये टारगेट भी पूरा कर लेंगे। एसटी बस स्टैंड से 90% ऑपरेशन लॉकडाउन खुलने के बाद से शुरू कर दिया गया था, लेकिन यात्रियों की कम संख्या मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। अब अगस्त की शुरुआत से यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे अगस्त में पड़ने वाला राखी और अन्य त्योहार थे। हॉलीडे में यात्रियों की संख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण एसटी मैनेजमेंट को हर रूट पर 5 से 10 बसों को बढ़ाना पड़ा। बस स्टैंड के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल के काफ़ी लंबे समय के बाद हमने 8 लाख के आंकड़े को पूरा किया है, जबकि कोरोना काल से पहले गणेशपेट एसटी बस स्टैंड की कमाई 14 लाख के आसपास की थी। यहाँ से करीब 44,000 यात्री रोजाना सफ़र करते थे, लेकिन अब अनलॉक होने से चीज़ें वापस ठीक हो रही है। एमपी में बस सेवा शुरू होने से ये 10 लाख का टारगेट भी आसानी से पूरा हो सकेगा। इसके लिए विभाग लगातार एमपी परिवहन विभाग में संपर्क कर रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर शहर में एक और जहां चोरी हत्या की घटनाएं थम नहीं रही है, वहीं दूसरी ओर रात के वक्त लूटमार की भी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। आरबीआई चौक से लेकर छत्रपति चौक तक रात के वक्त भी वाहनों की चहल पहल रहती है। इतना ही नहीं, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी गश्त करती रहती है। इसके बावजूद इन दिनों रेलवे स्टेशन से लेकर बरडी तक ऑटो में सवार अपराधियों द्वारा लूटमार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह की एक घटना कस्तूरचंद पार्क से आरबीआई चौक के बीच हुई। रात के वक्त अपने घर जा रहे एक व्यक्ति को ऑटो में सवार 3 आरोपियों ने लूट लिया। शहर के बीच सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में इस तरह की घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। बताया गया है कि मां भवानी नगर मानेवाड़ा रिंग रोड निवासी वीरेंद्र राम बंड रात 2 बजे अपने दुपहिया वाहन से घर जा रहे थे। कस्तूरचंद पार्क के समीप ऑटो में सवार 3 अपराधियों ने मारपीट कर नकद, बाइक और मोबाइल लूट लिया। सदर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार ऑटो में सवार 3 आरोपियों ने उनका रास्ता रोका, गाली गलौज करके मारपीट शुरू कर दी। डरा धमकाकर उनके पास रखे 17,785 रुपए नकद छीन लिए। रात का वक्त होने के कारण बंड ने अपराधियों का विरोध भी नहीं किया। उल्लेखनीय है कि इस मार्ग पर स्टेशन जाने वालों की चहल पहल रहती है। वहीं अस्पताल जाने वाले भी अक्सर बरडी रामदास पेट की ओर से आते जाते दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन सहित आरबीआई चौक पर पुलिस द्वारा गश्त भी की जाती है। इसके बावजूद परिसर में ऑटो चालकों की बदमाशी जारी है। इस तरह की घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। करीब 15 दिन पहले मेडिकल के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में एक इम्प्लांट विक्रेता द्वारा ब्रदर के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। मंगलवार को एक बार फिर एक डॉक्टर ने ऑनलाइन सिस्टम की जिम्मेदारी संभालने वाले इंजीनियर से मारपीट की। इस घटना के बाद ऑनलाइन कार्य करने वाले सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने काम बंद कर दिया। मेडिकल की मेडिसिन कैजुअलिटी में मारपीट की घटना हुई। इंजीनियर का नाम श्याम कुमरे बताया गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत ऑनलाइन सिस्टम की जांच के लिए अधिष्ठाता कार्यालय के पास सिस्टम लगाया गया है। श्याम कुमरे वही कार्यरत है। कैजुअलिटी से शिकायत मिलने के बाद वहां जांच के लिए गए थे। काम होने के बाद अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर को चलने को कहा, लेकिन वहां कार्यरत निवासी डॉक्टर को सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो गया। उसे लगा कि महिला निवासी डॉक्टर को कुछ कहा। बिना कोई बात और पूछताछ किए निवासी डॉक्टर ने इंजीनियर की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने वाले सभी कर्मचारी एकजुट हो गए। दोपहर 3 बजे से ऑनलाइन कार्ड निकालने का काम बंद कर दिया गया। इसी वजह से मरीजों को भी परेशानी हुई। बताया गया कि आपातकालीन विभाग में निवासी डॉक्टर द्वारा इंजीनियर के साथ मारपीट के वक्त महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, लेकिन उन्होंने मारपीट रोकने की जरूरत नहीं समझी। इस संबंध में ऑनलाइन कार्य करने वाले कर्मचारियों ने शिकायत भी की है। जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के ठेकेदार नानक कंस्ट्रक्शन पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ है। ठेकेदार ने बिना अधिकारी और विभाग की अनुमति और सहमति लिए टेंडर की सुरक्षा राशि निकाल ली। जानकारों का कहना है कि ये काम विभाग की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन प्रकरण में केवल ठेकेदार को ही आरोपी बनाया गया है। इस घटना में आरोपियों में मेसर्स नानक कंस्ट्रक्शन के भागीदार फिसके लेआउट काटोल निवासी रोशन पंजाबराव पाटिल, कांचन पंजाबराव पाटिल और पंजाबराव जंगलू पाटिल का समावेश है। जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव बलवंत हेमके की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके पूर्व भी नानक कंस्ट्रक्शन के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं। हेमके ने अपनी शिकायत में बताया कि 12 दिसंबर 2017 से 25 मई 2021 के बीच मेसर्स नानक कंस्ट्रक्शन ने जलापूर्ति विभाग से 9 ऑनलाइन टेंडर हासिल किए। काम के लिए ठेकेदार को सुरक्षा राशि जमा करनी पड़ती है। कंपनी द्वारा 13.40 लाख रुपए सुरक्षा राशि के तौर पर जमा किए गए थे। काम अपूर्ण होने और दोष निवारण कालावधि पूरी नहीं होने के बावजूद ठेकेदारों ने विभाग की अनुमति के बगैर सुरक्षा राशि निकाल ली। उल्लेखनीय है कि इस धोखाधड़ी से पहले भी नानक कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अनियमितता की शिकायत आती रही है। जानकारों की माने तो सुरक्षा राशि निकालने से पहले कुछ नियमों का पालन करना तो होता ही है, यानी राशि की निकासी से पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है।
जो इस मामले में नहीं लिया गया। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष तपन कुमार चैटर्जी के निर्देश पर मंडल समन्वयक पीताम्बर लक्ष्मी नारायण के मार्गदर्शन में रेल कर्मियों ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पीताम्बर ने किया। प्रदर्शन के दौरान पीताम्बर ने कहा कि रेल कर्मी अपनी जान पर खेलकर नौकरी करते हैं। ऐसे में सरकार ने तत्काल प्रभाव से कर्मचारी विरोधी नीतियों को बंद करना चाहिए। इसके अलावा मंडल रेल प्रबंधन को कलमना में बने नए क्रू लॉबी की पुनः समीक्षा बैठक मान्यता प्राप्त संगठन से की जाए। उन्होंने कहा कि नागपुर कलमना लॉबी के रनिंग कर्मचारियों को मध्य रेल परिक्षेत्र में लर्निंग रोड के लिए दबाव देना बंद किया जाए और ये निर्णय तुरंत वापस लिया जाए। इसी प्रकार मंडल के सभी विभागों के कर्मचारियों को आर्थिक प्रोन्नति समय पर भुगतान की जाए। स्वयं के अनुरोध पर सभी विभागों के अंतर मंडल अंतर रेलवे स्थानांतरण प्रक्रिया तय समयावधि में पूरी की जाए। इसी प्रकार अन्य मांगे भी मांगी गई। मजदूर कांग्रेस ने नागपुर के अलावा गोंदिया, डोंगरगढ़, नैनपुर, छिंदवाड़ा, तुमसर रोड, इतवारी, मोतीबाग वर्कशॉप, डीजल शेड मोतीबाग, जनरल ब्रांच तथा महिला शाखा में भी धरना प्रदर्शन किया गया। तो सुबह के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।